8 मार्च 2014 रात के 12:45 पर मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट MS-370 मलेशिया के कैपिटल शहर कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट की मंजिल है चाइना का शहर बीजिंग। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, जबकि 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट इसे उड़ा रहे थे। एक तरफ कैप्टन जहरी अहमद शाह, जो कि सबको सुपरवाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ फर्स्ट पायलट फारिक अब्दुल हमीद, जिसकी उम्र 27 साल थी। कैप्टन जहरी मेन पायलट थे, जबकि फारिक अब्दुल हमीद को पायलट थे, जो कि इस फ्लाइट के बाद सर्टिफाइड पायलट बनने वाले थे। फ्लाइट अपनी उड़ान भरने के तकरीबन 20 मिनट तक नॉर्मल रहती है। रात के 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन एयर कंट्रोल क्रॉस करके साउथ चाइना सी के ऊपर वियतनाम के डायरेक्शन में जा रही होती है। 1:20 पर कैप्टन जहरी मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सब कुछ नॉर्मल होने का बताकर गुड नाइट करते हैं। सुनने में तो ये सब नॉर्मल डायलॉग थे जो हर पायलट यूज़ करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कैप्टन जहरी से सुने जाने वाले लास्ट वर्ड थे। इसके बाद MS-370 कोई अता पता नहीं। मलेशियन एयरलाइंस का यह जहाज़ अचानक से गायब हो जाता है और यह हादसा बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन की मिस्ट्री। वियतनाम की एयर स्पेस में 30 मिनट रहने के बाद ये प्लेन अचानक से रेडार से गायब हो जाता है। ये टाइम था रात के 1:21। मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। जब करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि प्लेन रेडार की रेंज से बाहर हो चुका है और इसने वियतनाम के एयर ट्रैफिक से कनेक्शन बना लिया होगा। दूसरी तरफ वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब देखा कि MS-370 रेडार से अचानक से गायब हो चुका है, तब उन्होंने बार बार प्लेन से कनेक्शन बनाने को कोशिश की। बार बार कोशिश करने के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो वियतनाम के एयर ट्रैफिक वाले मलेशिया को बता देते हैं। ये सब होने के बाद मलेशियन एयर ट्रैफिक वालों को 1 घंटे के बाद अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन इस जहाज़ को ढूंढने का काम शुरू होने में 4 घंटे लग जाते हैं। सुबह के 6:30 बज चुके थे। इस टाइम पर जहाज़ को बीजिंग में लैंड हो जाना चाहिए था, बट ये जहाज़ गायब हो चुका था। जल्दी से एक साथ टीम बनाई जाती है और प्लेन को ढूंढने का काम स्टार्ट होता है। और साउथ चाइना सी के अंदर 7 कंट्री, 28 एयरक्राफ्ट और 34 शिप की हेल्प से इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है, बट एक पूरा दिन सर्च करने के बाद भी इस प्लेन का कोई भी खबर नहीं मिलती। इस प्लेन के गायब होने के तकरीबन 4 दिन बाद ये खबर आती है कि जहाज़ सिविलियन रेडार से तो ज़रूर गायब हुआ था, लेकिन उस रात एक मिलिट्री रेडार ने इस जहाज़ को कैप्चर किया था। इस खबर ने तो सबके होश उड़ाकर रख दिए थे। मिलिट्री रेडार के अकॉर्डिंग प्लेन आखिरी बार 2:22 पर देखा गया था, पर हैरानी वाली बात यह थी कि इस प्लेन के लोकेशन साउथ चाइना सी नहीं बल्कि मलेशिया के वेस्ट स्टेट ऑफ मलाक्का में थी, जो जहाज़ के रूट से बिल्कुल अपोजिट थी। मिलिट्री रेडार के अकॉर्डिंग ये प्लेन अचानक से साउथ चाइना सी से डाइवर्ट होकर स्टेट ऑफ मलाक्का की तरफ ऊपर जाते हुए गायब हो गया। अब यहाँ पर सबको लगने लगा था कि शायद ये प्लेन कजाकिस्तान या इंडिया के पहाड़ों में क्रैश कर चुका है, बट अगले कुछ दिनों में ये चीज़ सामने आती है कि MS-370 ने अपने लास्ट टाइम में एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। अब साइंटिस्ट ने सैटेलाइट की हेल्प से समुद्र के ऊपर एक सर्कल बनाया जहां पर यह जहाज़ क्रैश कर सकता था, बट यहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वालों के लिए एक बुरी खबर थी कि यह सर्कल कजाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। मतलब ये प्लेन इन सब कंट्रीज के ओशियन में क्रैश कर सकता था। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट की मदद से फ्यूल के ऊपर कैलकुलेशन की गई। जहाज़ को मलेशिया से बीजिंग पहुंचने में 4 घंटे लगने वाले थे। इसके अंदर इतना फ्यूल था कि यह 60 घंटे तक सरवाइव कर सकता था। अब ये देखा गया कि जहाज़ इन 7 घंटों में कहाँ तक जा सकता है। जहाँ पर जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो सकता है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, बट इन सर्च से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अप्रैल 2014 तक समुद्र के ऊपर चलने वाले सारे ऑपरेशन को रोक दिया गया। 3 सालों तक जहाज़ को समुद्र में ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन की गई। 3 सालों तक ऑपरेशन पर $160 मिलियन लगे। अब इन सारे ऑपरेशन को एक फेलियर समझकर बंद कर दिया गया, बट यहाँ पर जुलाई 2015 में जहाज़ का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला। ये वही एरिया था जहाँ मिलिट्री रेडार ने इस जहाज़ को देखा था।
इसके बाद 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने मलेशिया की गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कंपनी ने कहा हमें सर्च ऑपरेशन करने दें, अगर हमें प्लेन नहीं मिलता तो हम फीस नहीं लेंगे। इन कंपनियों के पास बहुत ही एडवांस अंडर वाटर सबमरीन थी। अब इन्होंने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। कई महीने तो ढूंढने के बाद इनको भी कोई क्लू नहीं मिला। इसके बाद एक नया सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें जहाज़ के पायलट, क्रू मेंबर और इनमें सवार मेंबर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि शायद इनमें से किसी ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैप्टन जहरी पर उंगली उठाई जाती है कि कैप्टन जहरी ने जानबूझकर जहाज़ के रेडार सिस्टम को स्विच ऑफ किया और प्लेन को समुद्र के ऊपर ले जाकर जानबूझकर क्रैश कर दिया। बट इसका कोई रीज़न तो होना चाहिए कि कैप्टन जहरी ने ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वो सुसाइड के मूड में थे या फिर इन्होंने टेररिस्ट के साथ मिलकर प्लेन को हाईजैक किया। बट सारी उंगलियां कैप्टन जहरी के ऊपर ही क्यों उठाई जा रही थी, क्योंकि जहाज़ जब साउथ चाइना सी के ऊपर ट्रैवल कर रहा था तो इसने अचानक से 180 डिग्री का टर्न लिया। ये ऑटो पायलट से पॉसिबल नहीं था। दूसरा ये कि इस प्लेन को थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर के मिड से गुजारा गया, जिससे ये प्लेन किसी भी कंट्री के रेडार में नहीं आए। ये सब सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगता होगा कि एक्चुअली में यही सच है। बट इस ऑपरेशन के इंचार्ज ने सभी बातों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि कैप्टन जहरी के पास इन बातों का कोई रीज़न नहीं था। ना तो वो पैसे के मामले में वीक थे और ना ही मेंटली। इस तरह इन सभी बातों को रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर एक थ्योरी और भी सामने आती है कि शायद जहाज़ में कुछ गलत हुआ था, जिसकी वजह से कैप्टन जहरी ने जहाज़ को वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। बट कुछ ऐसा हुआ कि प्लेन में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया और सब बेहोश हो गए और सारा सिस्टम बंद हो गया और प्लेन अपने ऑटो पायलट मोड पे चलता रहा। अभी तक इस प्लेन के 27 पार्ट मिल चुके हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में इस मिस्ट्री से पर्दा उठ जाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।